Hello students, so today is the day 15 of our answer writing challenge and I have basically given the two questions today on the non-constitutional bodies. First is of the 15 marker and second is basically of the 10 marker. तो इन दोनों क्वेश्चंस के अंदर जब मैंने आंसर्स फ्रेम किया है तो मैंने एक बात का ध्यान रखा है कि मैं मैक्सिमम टू मैक्सिमम कंटेंट 250 वर्ड्स और 150 वर्ड्स के अंदर प्रेजेंट कर पाऊँ, एक राइट कंटेक्स्ट रखूं, कितनी इंट्रो होनी चाहिए, कितना कंक्लूजन होना चाहिए और किस तरह के दोनों होने चाहिए कि वो आपको टेक्निकल दिखें, डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स कैसे एड्रेस हो और कितने प्रपोर्शन के अंदर एड्रेस हो। तो उन सभी चीज़ों का मैंने इसमें ध्यान रखा है। होपफुली ये जितने भी मॉडल्स आंसर हैं इनकी वीडियो देख के आपको समझ आएगा कि जो डिफिकल्ट क्वेश्चंस होते हैं उनके इंटरप्रिटेशन करके भी हम उसको कैसे लिमिटेड वर्ड्स के अंदर प्रेजेंट कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। सो द फर्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि दो द ह्यूमन राइट कमीशन हैज contributed immensely to the protection of the human rights in India, yet they have failed to assert themselves against the mighty and powerful, analyze the structural and the practical limitation and suggest the remedial measures। तो अगर यहाँ पे प्राइमा फेसिया देखा जाए तो आपको ऐसा लगेगा जो क्वेश्चन पूछा गया है ना, कि जिस चीज़ को हमें बताना है वो यहाँ से शुरू हो रहा है और पहली यहाँ से लेके यहाँ तक बस एक स्टेटमेंट ही है, ठीक है। बट यूपीएससी के अंदर आप मानिए कि जो भी स्टेटमेंट होती है उसका कुछ ना कुछ मतलब होता है, हमें उसको सही से इंटरप्रेट करके उसके बारे में कुछ ना कुछ तो लिखना होता है, ठीक है। बहुत सारे लोग क्या करेंगे, इसके अंदर एनएचआरसी की डेफिनेशन देंगे, इंट्रोडक्शन देंगे, उसके बाद सीधा से स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम लिख देंगे जो मैंने यहाँ पे एड्रेस की है, फिर प्रैक्टिकल लिमिटेशंस लिख देंगे, सेकंड जो विजिबल है पार्ट, फिर रेमेडियल मेजर्स लिख देंगे। तो वो सिर्फ ये एड्रेस करके आ जाएंगे, बट ये एक पार्शियल, इसे हम पार्शियल इंटरप्रिटेशन ऑफ द क्वेश्चन कह सकते हैं। अगर ये इतनी लंबी 5 लाइन की स्टेटमेंट दी गई है तो इस स्टेटमेंट को देने का कुछ ना कुछ तो मतलब है यूपीएससी का। तो अब हम देखते हैं कि किस तरह से हमने स्टेटमेंट को इंटरप्रेट किया। तो ये स्टेटमेंट कह रही है कि भाई जो ह्यूमन राइट कमीशन बना है ना, उसने बहुत अच्छा कंट्रीब्यूट किया है ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट करने में। यानी पहली चीज कि उसने ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट किया और बहुत अच्छे से किया है, बट प्रोटेक्ट करने के बाद भी अभी भी वो फेल हुआ है असर्ट करने के अंदर अपने आप को माइटी और पावरफुल के अगेंस्ट। कि इसने काम बहुत अच्छा किया है, पहली चीज तो ये है, बट अभी भी इसमें कुछ कमी आई, अपने आप को असर्ट नहीं कर पाया पावरफुल लोगों के अगेंस्ट। तो ये स्टेटमेंट है। अब क्या होता है कि जब ये स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन होते हैं ना और उसके बाद एनालाइज मेन पार्ट पूछा जाता है, तो ये स्टेटमेंट्स होती है ना, इनको भी थोड़ा खोलना होता है आपको, ठीक है। आधे पेज के अंदर या एक पेज के अंदर इसे बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करना होता। कि जैसे आप हाउ इट कंट्रीब्यूटेड इमेंसली के अंदर मैंने सिर्फ 4 पॉइंटर लिखे हैं, 7 7 8 8 पॉइंटर नहीं लिखने होते। अगर आप इसमें 3 पॉइंटर भी लिखते तो ये मोर देन सफिशिएंट होता। फिर सेकंड पार्ट कि ये फेल कैसे हुआ है माइटी के अगेंस्ट एक्ट करने के अंदर, उसके अंदर भी मैंने 4 पॉइंटर लिखे, आप 3 भी लिखते तो सफिशिएंट होता है। बट ऐसा ना करते कि 6 6 7 7 डाल देते, क्योंकि ये हमारी बॉडी जो क्वेश्चन है ना उसका मेन पार्ट नहीं है। अगर आप अगर यहीं पे 6 7 लिख दोगे तो आपका क्वेश्चन पहुंचेगा यहाँ पे और मेन बॉडी यहाँ से शुरू होगी, पूरी तरह से आपका स्ट्रक्चर खत्म हो जाएगा। जो एग्जामिनर ने एग्जैक्टली पूछा है उसके बारे में लिखने के पास आपके पेज ही नहीं बचेगा, ठीक है। तो नाउ स्टार्ट कि हाउ वी रोट द इंट्रोडक्शन एंड हाउ वी अप्रोच द डिफरेंट पार्ट्स। सो फर्स्ट इज हम 3 से 4 लाइनों की इंट्रोडक्शन लिखेंगे, ऐसा नहीं करेंगे उसको 6 7 लाइनों में पहुंचा दोगे, ना हमारे पास इतने शब्द हैं, ना एग्जामिनर अपना दिमाग लगाता है इतना सब पढ़ने के अंदर, ठीक है। तो आप लिखेंगे ह्यूमन राइट्स कमीशन वाज इस्टेब्लिश्ड एज ए स्टैट्यूटरी बॉडी इन द 1993 for protecting and overseeing the working of the human rights। just a concise to the hit bullseye introduction कि जो ह्यूमन राइट कमीशन होता है वो 1993 में बना था, जो एक स्टैट्यूटरी बॉडी है और इसका काम है प्रोटेक्ट और ओवरसी करना वर्किंग ऑफ ह्यूमन राइट्स को। सिर्फ एक आपने 3 लाइनों की इंट्रोडक्शन दे दी और ये इंट्रोडक्शन आपकी 13 14 15 वर्ड्स के अंदर खत्म हो गई, ठीक है। तो बहुत कम वर्ड्स के अंदर ज्यादा बातें आपको कहनी है, ये आर्ट सीखना है। नाउ वी कम टू द पहला पार्ट, ठीक है। पहला जो स्टेटमेंट है ना हम उसको थोड़ा खोलेंगे। तो ये कह रहा है कि हालांकि जो ह्यूमन राइट कमीशन है ना उसने बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया है ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट करने में, बट फिर भी ये फेल हुआ है माइटी के अगेंस्ट एक्ट करने में। तो आप पहले लिखेंगे कि इसने किस तरह से इमेंसली कंट्रीब्यूट किया है। ये वाली चीज़ आप इसके अंदर, ये वाला जो है ना, ये वाला पार्ट एड्रेस करेंगे, इसने बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट कैसे किया, उसके आप 2-3 पॉइंटर्स लिखेंगे और जो पॉइंटर्स लिखेंगे सिर्फ कीवर्ड्स लिखेंगे जिससे एग्जामिनर को समझ आए और उसके साथ सिर्फ एग्जाम्पल देके सब्सटेंशिएट कर देंगे। लंबी लंबी लाइनें नहीं लिखनी होती हैं यूपीएससी के अंदर। तो जैसे मैंने इसमें लिखा है कि दिस डेवलप द ह्यूमन राइट्स एथोस इन पुलिस, कि जो एनएचआरसी है ना उसने ह्यूमन राइट्स एथोस पुलिस में डेवलप किए हैं। फॉर एग्जाम्पल इन्वेस्टिगेशन इन द नंदीग्राम वायलेंस, ये इसका एग्जाम्पल है।
दूसरा फिर क्या हुआ कि इट ग्रांटेड द कंपनसेशन इन 90% केसेस, कि इसने कंपनसेशन 90% केसेस में ग्रांट किया, ये भी इसकी बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है। उसके बाद अब तक ये 17 लाख केसेस डिस्पोज कर चुका है, बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है, ठीक है। और प्रिजन रिफॉर्म्स को इसने मॉनिटर किया है, ठीक है। और राइट टू रेफ्यूज इसने प्रोवाइड किया जैसे रोहिंग्यास को। तो इसमें आपको ना बहुत लंबे लंबे सेंटेंस नहीं लिखने हैं, जस्ट यू राइट द कीवर्ड जो इसने किया उसका एक एग्जांपल या डाटा देकर सब्सटेंशिएट कर दो। इसने किया कैसे कैसे कंट्रीब्यूट है, सबसे पहले तो इसने ह्यूमन राइट एथोस पुलिस में डेवलप कर दिए। सेकंड, 90% केसेस में इसने कंपनसेशन दे दिया, ठीक है। थर्ड, इसने क्या किया कि इसने 17 लाख केसेस को डिस्पोज कर दिया। प्रिजन रिफॉर्म इसने की है, राइट टू रिफ्यूज प्रोवाइड किया रोहिंग्यास को। तो इतने से के अंदर आपने बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन दे दी और आपने एक्सप्लेन कर दिया ये किस तरह से सक्सेसफुल हुआ है इमेंसली कंट्रीब्यूशन ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स के अंदर। फिर इसी स्टेटमेंट को हम आगे बढ़ाते हैं, यट दे हैव फेल्ड टू असर्ट अगेंस्ट द माइटी एंड पावरफुल। तो आप क्या करेंगे, एक हेडिंग बनाएंगे, हाउ इट फेल्ड टू एक्ट अगेंस्ट माइटी। हाँ ठीक है, आप हमेशा जो हेडिंग्स होते हैं ना वो ऐसे बनाइए कि एग्जामिनर को पढ़ते ही पता लग जाए कि ये क्वेश्चन की डिमांड को मीट कर रहा है और जो क्वेश्चन में पूछा गया वही इसने बताया है। तो घूम सीधा आप क्या लिखिए, जो क्वेश्चन में पूछा गया है ना उसको आप क्वेश्चन फॉर्मेट के अंदर हेडिंग बना दिए कि हाउ इट फेल्ड टू एक्ट अगेंस्ट द माइटी। तो इसके आप 3-4 पॉइंटर्स लिखिए, ज्यादा नहीं लिखने हैं, कि इट हैज नॉट टेकन अ स्ट्रॉन्ग अगेंस्ट एक्शन अगेंस्ट द एफ्स्पा, ठीक है, पहली चीज ये होगी। सेकंड, कस्टोडियल डेथ्स को ये रोक नहीं पाया है, फेक एनकाउंटर्स को रोक नहीं पाया जैसे विकास दुबे केस हो गया। उसके बाद ये बहुत वोकल नहीं रहा है उन सभी लॉज के अगेंस्ट जो ह्यूमन राइट्स को वोलेट करते हैं, जैसे सीए आया था तो वो माइनॉरिटीज के ह्यूमन राइट्स को वोलेट कर रहा था, इसने बहुत वोकली उसके अगेंस्ट काम नहीं किया। तो आपने ना सिर्फ देखो पहले पन्ने के अंदर आपने बहुत ही लिमिटेड वर्ड्स के अंदर इंट्रो भी दे दी, ये भी बता दिया कि किस तरह से कंट्रीब्यूट करता है प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स को। उसके बाद इसके फेल कैसे हुआ है माइटी और पावरफुल के अगेंस्ट, ये भी आपने 4 पॉइंटर्स कीवर्ड और एग्जांपल यूज करते हुए बता दिया। अब आ जाते हैं हम मेन बॉडी के ऊपर कि भाई मेन बॉडी में एनालाइज की स्ट्रक्चरल इश्यूज और प्रैक्टिकल लिमिटेशंस क्या है इसकी, और सजेस्ट दी रेमेडियल मेजर्स। मतलब यहाँ पे हमारे पास 3 पार्ट्स आ गए, ठीक है। पहला तो स्ट्रक्चरल इश्यूज बताने हैं, दूसरा प्रैक्टिकल इशू बताने हैं, और फिर रेमेडियल मेजर्स बताने हैं। तो अब आप देखो हमारे पास बचा है 2 पेज बचे हैं। तो इन 2 पेज को हम ऐसे ही मैनेज करेंगे कि 3-4 लाइनों में कंक्लूजन आ जाए और स्ट्रक्चरल इशू, प्रैक्टिकल लिमिटेशन और उसके बाद रेमेडियल मेजर्स को इक्वल स्पेस मिले, यानी सब में 5-5 पॉइंटर 6-6 पॉइंटर आ जाएं, ताकि ये भी बड़ा एडिक्वेटली एड्रेस हो जाए। तो जब मैं आप पॉइंटर बोलूंगा तो आप ये देखना कि किस तरह से एक आर्ट फ्रेम किया जाता है लिमिटेड वर्ड्स के अंदर बहुत बातें कहने का, हाउ टू यूज द कीवर्ड एंड सब्सटेंशिएटिंग सेम यूजिंग द एग्जांपल्स। सो इस तरह कम वर्ड्स के अंदर आप ज्यादा बात कैसे कह सकते हो। तो लेट्स कम स्ट्रक्चरल इश्यूज के अंदर हम आ जाते हैं कि स्ट्रक्चरल इश्यूज में क्या हो जाता है। सबसे पहला पॉइंट तो स्ट्रक्चरल इशू क्या है, ये अपॉइंटमेंट में ही दिक्कत है कि जो गवर्नमेंट है ना उसकी बहुत ज़्यादा से है कमेटी के अंदर जो अपॉइंट करती है, जो रिकमेंडेशन करती है अपॉइंट, तो यहाँ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट पैदा हो जाता है गवर्नमेंट की तरफ से। सेकंड क्या होता है कि जो हमारा ह्यूमन राइट्स कमीशन है ना वो 1 साल से पुराने मैटर को इन्वेस्टिगेट नहीं कर सकता, दूसरा पॉइंट ये हो गया। तीसरा पॉइंट ये हो गया कि ये सिर्फ रिकमेंडेटरी है नेचर के अंदर, ये इसलिए इसको टूथलेस टाइगर बोला गया सुप्रीम कोर्ट ने कि ओनली इट इज अ रिकमेंडेटरी बॉडी, सो दिस कॉल्ड दिस टूथलेस टाइगर बाय द सुप्रीम कोर्ट। इस तरह से बहुत ही कंसाइंस स्टेटमेंट फ्रेम करके आपको अपनी बात कह देनी है, लंबे लंबे सेंटेंस नहीं फ्रेम करने हैं कि दिस हैज ओनली द रिकमेंडेटरी पावर, सो नॉट बाइंडिंग ऑन द बॉडी, सो दीज आर कॉल्ड दिस टूथलेस टाइगर बाय द सुप्रीम कोर्ट। ये सब नहीं लिखना है, जस्ट हिट्स द बुलजाई करना अपने पॉइंट्स के अंदर। तो चौथा पॉइंट क्या आ जाता है कि जो चेयरमैन ऑफ एनएचआरसी है उसको कंसल्ट नहीं किया जाता मेंबर्स की अपॉइंटमेंट के अंदर, तो पूरी तरह से पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट हो जाती है। देन इसके पास अपना कैडर नहीं होता ऑफिसर्स का इन्वेस्टिगेट करने के लिए, तो लोकल पुलिस के ऊपर डिपेंडेंट होता है। देन अगला पॉइंट होता है कि इट हैज रिस्ट्रिक्टेड पावर अगेंस्ट द वॉयलेशन ऑफ राइट्स बाय द आर्म्ड फोर्सेस, कि इसके पास बहुत रिस्ट्रिक्टेड पावर्स हैं कि ये आर्म्ड फोर्सेस के द्वारा जो वॉयलेट किए जाते हैं ना राइट्स उनके अगेंस्ट काम करे। देन अगला पार्ट आ जाता है प्रैक्टिकल लिमिटेशन, कि इसके प्रैक्टिकल लिमिटेशंस क्या है कि भाई स्ट्रक्चरल तो अलग है, स्ट्रक्चरल बेसिक क्या होता है कि एक इंस्टीट्यूशन जो होता है ना, एक इंस्टीट्यूशन के अंदर उसकी अपॉइंटमेंट से लेके, ठीक है, उसके अंदर कितनी मैन पावर है, वो सही से काम कर रही है, उसकी पावर रिकमेंडेटरी है नहीं है, ये सब स्ट्रक्चर के पॉइंट हो जाते हैं। प्रैक्टिकल लिमिटेशंस क्या होते हैं भाई, उसको काम करने में क्या दिक्कतें आ रही हैं। सबसे पहले तो क्या है कि बर्डन ऑफ केसेस इसके अंदर बहुत ज़्यादा है। अब उसको आप एग्जाम्पल देकर सब्सटेंशिएट करेंगे कि लास्ट 25 ईयर्स के अंदर जो बर्डन है ना वो 400% काम का बढ़ गया है, बट वर्कफोर्स सिर्फ 16% ही बढ़ी है। तो बर्डन ऑफ द केसेस इज हाई। फॉर एग्जांपल इन लास्ट 25 ईयर्स द बर्डन इज इंक्रीज बाय द 400% बट द वर्कफोर्स बाय द 16%। 3 लाइनों में खत्म। देन दिस एज पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट दैट इज मेकिंग इट्स नेचर बायस्ड, कि पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट हो रही है इसलिए इनका नेचर बायस्ड हो रहा है।
उसके बाद इनका पुअर रिप्रेजेंटेशन ऑफ द मार्जिनलाइज सेक्शन है। फॉर एग्जांपल आज तक सिर्फ 2 वुमेन ही अपॉइंट हुई हैं एनएचआरसी के अंदर। देन एनएचआरसी डिस्पोज केसेस विदाउट ड्यू इंक्वायरी, कि एनएचआरसी कई बार केसेस को डिस्पोज कर देता है बिना किसी इंक्वायरी के, ठीक है। तो ये भी इसका एक प्रैक्टिकल लिमिटेशन है। और आज तक क्या किया है इसने, 99 केसेस तो इसने डिस्पोज करती हैं सिक्योरिटी एजेंसीज के अगेंस्ट। तो एग्जांपल देके आपने सब्सटेंशिएट कर दिया। उसके बाद क्या है कि इसके अंदर बहुत सारी वैकेंसीज आज भी पेंडिंग है, फुल स्ट्रेंथ पे काम नहीं कर रहा। यहाँ पे आप एक डाटा दे सकते हैं पेंडिंग वैकेंसीज का, मुझे याद नहीं था तो मैंने ये मिस कर दिया यहाँ पे, ठीक है। देन वी कम टू द रेमेडियल मेजर्स, ठीक है। आपने बहुत सारे क्वेश्चंस के अंदर देखा होगा कि जहां पे रेमेडियल मेजर्स या वे फॉरवर्ड नहीं पूछा जाता, फिर भी बच्चे इतना इतना वे फॉरवर्ड या रेमेडियल मेजर्स लिख देते हैं। जहां पे नहीं पूछा गया है वहां पे ये हरकत नहीं करनी है, वहां पे सिर्फ आपको इतने से पार्ट के अंदर रेमेडियल मेजर, वे फॉरवर्ड या कंक्लूजन जो भी आप बोले वो सुझा देना है। बट यहाँ पे स्पेशली पूछा गया है तो मैं 5-6 पॉइंटर लिखूंगा इसके ऊपर, क्योंकि इस क्वेश्चन की वेटेज है, क्योंकि 15 नंबर में से 4 नंबर तो 3 नंबर तो एग्जामिनर इसको दे रहा है ना इंडिविजुअल पार्ट को। सो यहाँ पे मैं क्या करूंगा कि आई विल राइट जनरली जितने भी रेमेडियल मेजर्स होते हैं ना, अगर कोई भी कमेटी बनी है वो सारे जर्नलिस्ट रिकमेंडेटरी मेजर्स देती है, और वो सारे मेजर्स ना आपने अलग अलग मटेरियल के अंदर कहीं ना कहीं पढ़ा होता है। तो आपको खेल क्या करना होता है, अगर आपको उस पर्टिकुलर चीज से रिलेटेड कोई भी कमेटी पता है जिसने उसके रेमेडियल मेजर्स लिखे हैं, तो उसका नाम लिख दो और उसके अंदर वो सब चीजें डाल दो जो आपने इधर उधर से पढ़ी हैं या आपको लग रहा है कि ये हो सकता है। क्योंकि कोई भी कमेटी 20-25 रिकमेंडेशन देती है, आपको लिखनी 5-6 होती हैं, वो जर्नलिस्ट हैं तो वहां फंसेंगी फंसेंगी, ठीक है। तो एएम अहमदी कमेटी ने क्या रिकमेंडेशन की थी, सबसे पहले तो इसकी जो टाइम लिमिट है ना इन्वेस्टिगेशन की, वो 1 साल से आगे बढ़ानी चाहिए, जो 1 साल तक है, ये उस कमेटी ने बोला था। सेकंड क्या है कि जो डेफिनेशन ऑफ आर्म्ड फोर्सेस उसको चेंज किया जाने की जरूरत है, ताकि पार्लियामेंट्री फोर्सेस को इससे एक्सक्लूड किया जा सके और उन पर सही से कार्रवाई की जा सके। देन थर्ड क्या हो जाएगा कि इसमें हमें एनफोर्समेंट पावर देने की जरूरत है नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन को, कि उन्होंने जो ऑर्डर दिया है ना वो इन्फोर्स करा सके और उसको इंडिपेंडेंटली इन्वेस्टिगेट कर सके आर्म्ड फोर्सेस के अगेंस्ट, ठीक है। एक ये पावर भी दी जानी चाहिए। देन सिविल सोसाइटी और ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट को एंगेज करना चाहिए, कमीशन की मेंबरशिप दी जानी चाहिए ताकि वाइड रिप्रेजेंटेटिव हो, ठीक है। देन इंडिपेंडेंट स्टाफ को रिक्रूट किया जाना इंपॉर्टेंट है ताकि लोकल कार्डर ऑफ ऑफिस डेवलप हो, और रिकमेंडेशन इसकी बाइंडिंग बनानी चाहिए। तो मैंने 5 से 6 रिकमेंडेशन यहाँ पे लिखी, और ये 5 से 6 रिकमेंडेशन जनरली आपने अलग अलग मटेरियल में पढ़ी होगी। आप खुद से भी सोच को इनको बना सकते हो कि किसी भी अगर चीज़ को आपको पावरफुल करना है, एनफोर्समेंट पावर देनी पड़ेगी, रिकमेंडेशन बाइंडिंग बनानी पड़ेगी, वाइड रिप्रेजेंटेशन ऑफ सिविल सोसाइटी करना पड़ेगा, टाइम लिमिट इन्वेस्टिगेशन का फिक्स करना पड़ेगा। ये सब हर एक कमीशन में सेम होती हैं उसको इंप्रूव करने के लिए, वही हमने यहाँ डाल दी, एएम अहमदी कमेटी का नाम डाल दिया। अब उसके अंदर हम कंक्लूड कर देंगे कि along with this protection of the Human Rights Amendment Act 2019, कि सबके साथ क्या करना चाहिए। जस्ट 3 लाइन्स की कंक्लूडिंग लाइन हमने डाल दी, ये नहीं करना कि 6-6 लाइनें कंक्लूडिंग डाल दो आप, ना इतना टाइम है ना वो इतना पढ़ेगा, ठीक है। आप सीधा लिखो कि along with protection of the Human Right Amendment Act should be implemented in the letter and spirit, ये आपकी कंक्लूडिंग लाइन्स होगी, ठीक है। ज़्यादा डालने की जरूरत नहीं है, हालांकि आप कुछ और भी डाल सकते हैं बट रखो 3 लाइन्स तक, ठीक है। देन वी कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज अ 10 मार्कर क्वेश्चन एंड दिस वाज द स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन। एज द आरटीआई अमेंडमेंट एक्ट वाज अमेंडेड इन द 2019, दिस वाज अ क्वेश्चन ऑफ 2020 UPSC civil services exam. So the question is, recent amendment to the RTI Act in 2019 will have profound impact on the autonomy and the independence of the Information Commission. ये कह रहा है कि भाई हाल ही में 2019 में ना जो सरकार ने RTI एक्ट के अंदर अमेंडमेंट की हैं, उन अमेंडमेंट का बहुत ही बड़ा प्रोफाउंड इम्पैक्ट जो हमारे इंफॉर्मेशन कमीशन है ना उसकी ऑटोनॉमी और इंडिपेंडेंस पे बढ़ा है। आप इसको डिस्कस कीजिए, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे 2 चीजें आ गई हैं, हालांकि देखने से हमें सिर्फ ये लग रहा है कि हमें ये बताना है कि इम्पैक्ट क्या है, बट पहली लाइन का भी कुछ मतलब है, ठीक है, कि रीसेंट अमेंडमेंट टू द RTI एक्ट। तो आप थोड़ा सा ये भी लिखोगे इंट्रो के बाद कि हाल ही में रीसेंट अमेंडमेंट हुई क्या क्या है, 4-5, वो अमेंडमेंट लिखने के बाद आप उसका इम्पैक्ट लिखोगे। सो अगर वो लिख दे, सो रीसेंट अमेंडमेंट ऑफ RTI एक्ट आपको थोड़ा बताना पड़ेगा कि रीसेंट अमेंडमेंट हुई क्या है। तो अब वही है कि इंट्रो बहुत लंबी चौड़ी नहीं फैलानी है, 3-4 लाइनों में खत्म करनी है कि राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट वाज पास्ड इन 2005, इनेक्टेड टू इंश्योर द ट्रांसपेरेंसी एंड द अकाउंटेबिलिटी द एडमिनिस्ट्रेशन। किस एक्ट के अकॉर्डिंग बना था और इसका पर्पस क्या था, हमने 1 लाइन में बता दिया। पर्पस इसके आप 5 भी लिख सकते हो, बट भाई ये इंट्रोडक्शन है, इसमें आपको ज़्यादा रायता नहीं फैलाना है,
यहाँ यहाँ तक नहीं ले जाना है। जो चीज़ें पूछी गई हैं उनको टू द पॉइंट हिट करना है और अपना कंटेंट एनरिच्ड आंसर विद इन 150 वर्ड लिखना है। ये 150 वर्ड किसी वजह से दिए गए हैं। यूपीएससी देखना चाहती है आप लिमिटेड वर्ड्स के अंदर ज़्यादा कंटेंट किस तरह से आर्टिकुलेट करके प्रोड्यूस कर सकते हो, ठीक है। तो वी विल राइट द रीसेंट अमेंडमेंट। अब रीसेंट अमेंडमेंट आप 1 2 3 4 करके भी लिखें, बट मैंने इस तरह का फॉर्मेट अपना लिया, हालांकि थोड़ा और क्लियर हो सकता था ताकि थोड़ा अट्रैक्टिव लगे, ठीक है। तो रीसेंट अमेंडमेंट क्या थी? सबसे पहली अमेंडमेंट क्या थी कि जो चेंज इन टर्म ऑफ ऑफिस है ना, वो अब सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफाई करेगी कि 3 साल का होगा या 4 साल का होगा। तो एक तरह से सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर है ना, वो खत्म कर दिया गया है इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स का, ठीक है। पहला तो उसने अमेंडमेंट ये की। सेकंड अमेंडमेंट क्या है कि सैलरी अलाउंस और टर्म्स एंड कंडीशन है ना, वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करेगी इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स का, कि उनकी सैलरी कितनी होगी, उनकी अलाउंस कितना होगा, उनके टर्म्स कंडीशन क्या होंगे, सर्विसेज की सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करेगी। यानी एक तरह से पूरे का पूरा काम सेंट्रल गवर्नमेंट अपने हाथ के अंदर ले लिया है। जो थोड़ा बहुत इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स हमारे सीआईसी पहले इंडिपेंडेंट थे, अब गवर्नमेंट का उनके ऊपर कंट्रोल और भी बढ़ गया है, उसकी अपॉइंटमेंट के अंदर, उसके टर्म्स कंडीशन के अंदर। तो अगर उसका गवर्नमेंट का हाथ बढ़ गया तो गवर्नमेंट अपने मन की चलाएगी भी। अगर गवर्नमेंट अपने मन की चलाएगी तो ऑटोनॉमी और इंडिपेंडेंस इन्फ्लुएंस होगा, ठीक है। देन अब हम रिसेंट अमेंडमेंट की तीसरी अमेंडमेंट की बात करते हैं कि जो डिडक्शन इन सैलरी का प्रोविजन है ना, वो भी रिमूव कर दिया गया है सेंट्रल इस अमेंडमेंट के द्वारा। देन हम चौथे पॉइंट के ऊपर आते हैं कि पावर ऑफ द अपॉइंटमेंट जो है ना, वो पूरी तरह से सेंट्रल गवर्नमेंट के पास चली गई है। और पहले जो कमेटी थी ना, जिससे पीएम हेड करता था अपॉइंटमेंट में, वो अबॉलिश कर दी गई है कि जो अपॉइंटमेंट पावर है वो पूरी तरह से सेंट्रल गवर्नमेंट के पास चली गई है। और पीएम के द्वारा हेडेड कमेटी जो से पहले अपॉइंट करती थी, दैट हैज़ बिन डिसबैंडेड। तो ये 4 अमेंडमेंट्स है। मैंने थोड़ा खिंच-पिचा के लिख दिया, इसको यहाँ तक भी लिखते तो थोड़ा प्यारा लगता, ठीक है। सो आप थोड़ा सा इसके अंदर यू कैन स्ट्रेच इट। तो उसके बाद आ जाता है इंपॉर्टेंट हेडिंग। बहुत सारे लोग ना हेडिंग इस तरह से बना देते हैं, बहुत सारे लोग लिख देंगे कि नेगेटिव इफेक्ट ऑफ द अमेंडमेंट। भाई ये सही चीज़ है, नेगेटिव इफेक्ट, बट आपको जो हेडिंग है ना, वो इस तरह का बनाना है कि जो हमारे क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन की लाइंस को ही यूज़ करते हुए हेडिंग बनाना है, ताकि इसको आराम से दिखे कि भाई आपने जो क्वेश्चन पूछा वो एड्रेस कर दिया है। जैसे कि हाउ प्रोफाउंड इम्पैक्ट ऑन द ऑटोनॉमी एंड इंडिपेंडेंस, मैंने देखो यहाँ से उठाई ये चीज़, प्रोफाउंड इम्पैक्ट ऑन ऑटोनॉमी एंड इंडिपेंडेंस हाउ, यहीं से उठाया और यहीं से मैंने हेडिंग बना दिया। उसको ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, वो देखेगा हाँ भाई यही तो पूछा है, लड़के ने यही हेडिंग बनाया, चलो मारो टिक, इसको इंटरप्रिटेशन आती है, टक 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 ऐसे करके वो दे देगा नंबर। अगर आपने यही नेगेटिव लिखा होगा, उसका मन खराब हो जाएगा कि यार ये तो इंटरप्रेट ही नहीं कर पाया ढंग से, ठीक है, ये प्रो टाइप स्टूडेंट नहीं है। तो नाउ लेट्स कम टू द फर्स्ट पॉइंटर कि ये किस तरह से ऑटोनॉमी और इंडिपेंडेंस को हैम्पर करता है। सबसे पहले जो सीआईसी और आईसी है ना, उनको सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर अब नहीं रहा, तो वो पॉलिटिकल बायसनेस हो जाएगी उनकी वर्किंग के अंदर, तो इस तरह से उनकी ऑटोनॉमी और इंडिपेंडेंस इन्फ्लुएंस हुई। सेकंड पॉइंट के अंदर क्या हो गया कि उनके रोल को अंडरमाइन कर दिया गया इन्फॉर्मेशन कमीशन के, क्योंकि उनकी इक्वालिटी ऑफ सैलरी थी ना, और उनका जो स्टेटस था कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज के बराबर इससे पहले, वो खत्म कर दिया है। अगर वो खत्म कर दिया है तो अब मतलब उनका अंडरमाइन ऑफ स्टेटस हो गया, तो उनकी बेसिकली ऑटोनॉमी और इंडिपेंडेंस तो इन्फ्लुएंस हुई है। देन थर्ड पॉइंट हो गया कि अपॉइंटमेंट जो है ना, वो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा की जा रही है। इफ अपॉइंटमेंट आर डन बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट दैट में लीड टू द स्पॉइल सिस्टम। स्पॉइल सिस्टम मतलब क्या होता है, मैंने अपने भाई भतीजे इन सबको घुसा दिया उस इंस्टीट्यूशन के अंदर, सो दिस विल हैम्पर द इम्पार्शियलिटी इन द फंक्शनिंग। तीसरा पॉइंट ये हो गया। फिर हम आते हैं कि चौथा पॉइंट क्या हो गया कि जिससे इंडिपेंडेंस और इम्पार्शियलिटी हैम्पर हो रही है, ठीक है। तो इससे क्या हो गया कि जो हाल ही में आरटीआई एक्ट है ना, वो पूरी तरह से एट द सेंट्रल गवर्नमेंट की मर्जी पे हो गया है। सो इससे क्या हुआ है कि जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है ना, वो कर्ब होगा क्रिटिसिज्म करने के लिए आरटीआई का, तो अल्टीमेटली स्क्रूटनी कम होगी। जो आरटीआई एज एन इंस्टीट्यूशन है ना, उसी के अंदर स्क्रूटनी कम हो जाएगी। देन पांचवा पॉइंट इसका क्या हो जाएगा कि जो बॉडी है ना एज इंफॉर्मेशन कमिश्नर, वो और ज़्यादा गवर्नमेंट के इन्फ्लुएंस में आ जाएगी, क्योंकि अपॉइंट भी गवर्नमेंट कर रही है, सैलरी कंडीशन भी अपॉइंटमेंट डिसाइड कर रही है। तो नंबर ऑफ जो डिसमिस किए जाते हैं ना केसेस, नंबर ऑफ डिसमिसल ऑफ द केसेस वो बढ़ जाएंगे। हालांकि अब भी डिसमिस किए जा रहे हैं, बट अगर आप बाद में आरटीआई फाइल करोगे तो जो वेग डेफिनेशंस है ना अपने आरटीआई के अंदर, नेशनल सिक्योरिटी वगैरह ये सब है, इनका नाम देके और ज़्यादा मिसयूज किया जाएगा और डिसमिस कर दिए जाएंगे केस के। इस तरह से ऑटोनॉमी और इंडिपेंडेंस हैम्पर हो जाएगी, ठीक है। सो इन लॉन्गर रन दिस विल रिड्यूस द ऑटोनॉमी बाय मेकिंग इट अ पॉन ऑफ द गवर्नमेंट, कि लंबे रन के अंदर इसकी ऑटोनॉमी कर्ब होने वाली है, क्योंकि गवर्नमेंट का पॉन बन के रह जाएगा, ठीक है। देन उसके बाद क्या होगा कि अगर गवर्नमेंट ही सब कुछ डिसाइड करेगी अपॉइंटमेंट कंडीशंस के अंदर, जो नई अमेंडमेंट हुई है, तो जो आरटीआई इंफॉर्मेशन कमिश्नर थे ना, उनकी पहले लॉयल्टी पब्लिक की तरफ थी कि उनको पब्लिक को जवाब देना है, बट अब उनकी लॉयल्टी हो जाएगी गवर्नमेंट की तरफ।
सो ये प्रिंसिपल ऑफ चेक एंड बैलेंसेस को हैम्पर करेगा और ऑटोनॉमी और इंडिपेंडेंस हैम्पर होगी। ठीक है, तो यहाँ तक हमने देखो 7 पॉइंटर्स लिख दिए। यही 7 पॉइंटर लोग ना यहाँ तक नहीं लिख पाएंगे इतने पेजेस के अंदर। तो एक आर्ट है आपके पास, इस आर्ट ही आपको सीखना है कि सिर्फ 12-13 वर्ड्स के अंदर एक पॉइंटर सारा आप प्रेजेंट कर दो। ठीक है, तो अब हम कंक्लूड करेंगे, वही 4-5 लाइनों में कंक्लूजन होगा कि अब कंक्लूजन को थोड़ा टेक्निकल बनाएंगे हम। टेक्निकल बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, कुछ कमेटी डालनी पड़ेगी, कुछ टेक्निकल पॉइंट्स डालने पड़ेंगे, जैसे करंट ओरिएंटेड चीज़ें। सो आई सेड कि मोर ओवर सेकेंड ARC रिकमेंडेशन इट शुड बी गिवन कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस, कि मोर ओवर वी शुड इम्प्लीमेंट की सेकेंड ARC की रिकमेंडेशन जिसमें कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस RTI को देना चाहिए और हमें ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट को रिपील करना चाहिए, सो वी कैन डू अवे इट्स इम्पैक्ट ऑन द ऑटोनॉमी। सिर्फ इतना सा लिख के हमने कंक्लूड कर दिया। तो आई होप कि ये वीडियो देख कर आपको समझ आएगा कि किस तरह से राइट स्ट्रक्चर करना है, किस तरह से पॉइंटर प्रेजेंट करने हैं, किस तरह से लिमिटेड वर्ड्स के अंदर चादर लिखी जाती हैं। आप सोचते हैं कि एक चैलेंज हो जाता है कि विद इन 250 वर्ड्स आप सारी चीज़ें कैसे लिखें, विद इन 150 वर्ड इतना सारा कंटेंट कैसे लिखें, तो वो ऐसे लिखा जाता है। सो आई होप कि दिस विल मेक यू अंडरस्टैंड द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन। सो बेस्ट ऑफ लक, सी यू टुमारो।